नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम सब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन की चर्चा करेंगे, जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि समुद्री मार्ग का सहारा लेते हुए किस प्रकार यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार को माध्यम बनाते हुए भारत में अपने पांव पसारे। पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत की, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रगति इसमें अंग्रेजों ने की और किस प्रकार से व्यापार को माध्यम बनाते हुए ब्रिटिश क्राउन में कन्वर्ट किया और इतने सालों तक राज किया, इसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें आमतौर पर समस्या आती है, लेकिन कंपटीशन में भी बार बार यह पूछा जाता है। यदि बारीकी से अध्ययन ना किया जाए तो निश्चित रूप से इसमें समस्या आती है, लेकिन आज हम इसे इतने बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर श्वास में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, अपने हाथों में विजय मशाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले कहानी नुमा अंदाज में समझेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। यूरोपीय कंपनियां दरअसल व्यापार के दृष्टिकोण से समुद्री मार्ग का सहारा लेते हुए भारत में प्रवेश करना चाह रही थी। ऐसा नहीं है कि उस समय उनके समय में व्यापार नहीं होता था, लेकिन स्थल मार्ग से तब व्यापार होता था। यह बात तब की है जब भारत में मध्यकालीन समय चल रहा था और यूरोप में पुनर्जागरण का समय था। यूरोप आधुनिकता से गुजर रहा था और भारत में अभी भी मध्यकालीन समय था। यह 16वीं सदी के शुरुआत की लगभग बात है और यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में भारत में आने का प्रयास किया। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो भारत में आया। तो वास्तव में हमने यह समझा कि यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार के उद्देश्य से भारत की तरफ अपना रुख किया, यानी कि पूर्व की तरफ वो तभी आए जब उन्होंने व्यापार को अपना जरिया बनाया। लेकिन हम यह भी समझेंगे कि इससे पहले व्यापार उनका होता था, लेकिन स्थल मार्ग के सहारे होता था। यूरोप का जो पूर्वी भाग है वो कस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है और वहां पे अरबों ने आक्रमण कर दिया था उस वक्त। इसी वजह से समुद्री मार्ग का सहारा इन लोगों को लेना पड़ा और समुद्री मार्ग के सहारे वो आते चले गए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद से डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों के बाद फ्रेंच आए। उसी कालानुक्रम को आज हम पहले समझेंगे, लिखेंगे। हमने स्टोरी बेस समझ लिया। स्टोरी यह थी कि वो स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, लेकिन चूंकि उसके पूर्वी भाग पे अरबों का आक्रमण हो जाता है, इसी वजह से उन्होंने समुद्री मार्ग में सहारा लिया, समुद्री मार्ग का सहारा लिया और उसी के माध्यम से अब भारत की तरफ अपना रुख किया। तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक के रूप में भारत में आता है समुद्री मार्ग के सहारे। तो हम इसे दरअसल एक कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने का प्रयास करेंगे कि पुर्तगाली पहली ऐसी कंपनी थी जो भारत में आई। ये 1498 में आती है। उसके बाद से नंबर आता है डच का। डच आते हैं 1595 ईस्वी में। ये मैं एडी लिखता जा रहा हूं। उसके बाद से अंग्रेजों का नंबर आता है, जिसने सबसे ज्यादा शासन किया हमारे ऊपर। अंग्रेज आते हैं 1600 एडी में और उसके बाद लास्ट में फ्रेंच आते हैं, यानी फ्रांसीसी कंपनी आती है और ये आती है 1664 में, 1664 में। इन्होंने अपनी अपनी व्यापारिक कोठियां भी बनाई। आपको जानकारी के लिए यह बता दें कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, लेकिन अगर भारत में प्रवेश के क्रम को नजर रखा जाए तो पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं।
बाद में डच आते हैं, क्योंकि डच सबसे पहले इंडोनेशिया की तरफ जाते हैं, इंडोनेशिया के बाद वो भारत का रुख करते हैं। यानी कि अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की चर्चा करेंगे, उसके क्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो पुर्तगाली पहले आते हैं 1498 में, उसके बाद से डच आते हैं 1595 में, और फिर अंग्रेज आते हैं 1600 में, और फ्रेंच आते हैं 1664 में। लेकिन अगर हम भारत में आने के क्रम की बात करेंगे तो पुर्तगाली ऑब्वियसली सबसे पहले आएंगे, लेकिन उसके बाद अंग्रेज आएंगे 1600 में। और इंडिया में आने के क्रम में मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, अगर भारत में आने का क्रम है, भारत में आने का क्रम है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट ही ना रहे, भारत में आने का जो क्रम है उसमें जो पुर्तगाली हैं वो तो ठीक है 1498 में ही आए, 1498 में आए, उसके बाद से अंग्रेज आए, जैसा मैं कह रहा हूं अंग्रेज आपके 1600 एडी में डायरेक्ट ये इंडिया में ही आते हैं। लेकिन जो डच हैं वो पहले इंडोनेशिया में जाते हैं, तो डच जो हैं तीसरे नंबर पे आए, इंडिया आते आते इनको 1602 एडी लग गया, यानी ये बाद में आए इंडिया में। और उसके बाद फ्रेंच जो हैं वो फ्रेंच भी डायरेक्ट इंडिया में आए, फ्रेंच का भी समय हमने जाना है 1664 में ये इंडिया में आए। तो इंडिया में आने का क्रम जो होता है इनका थोड़ा सा बदल जाता है, पुर्तगाली नंबर 1 पे रहते हैं, अंग्रेज उसके बाद आते हैं, और डच उसके बाद आते हैं। हालांकि अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करेंगे तो डच पहले आ जाएंगे, अंग्रेज बाद में आ जाएंगे। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब ये लोग आए, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ भी बनाई। व्यापारिक कोठियाँ कहाँ बनाई, किस सन में बनाई, ये भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारिक कोठियां पुर्तगालियों ने कहां बनाई और कब बनाई। तो व्यापारिक कोठी जो सबसे पहले पुर्तगालियों ने बनाई वो 1503 में कोचीन में बनाई, कोचीन में बनाई। डच ने बनाई 1602 में, डच ने बनाई 1602 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने बनाई 1608 में। कहाँ पे? सूरत में पहली। लेकिन अंग्रेजों वाले में भी एक ट्विस्ट है, इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने बनाया सूरत में सबसे पहले अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोलना चाहा, हालांकि उनको इसकी मंजूरी नहीं मिली थी, और इन्होंने अपनी कंपनी 1611 में जाके मसूलीपट्टनम में खोली, और ये वाली कंपनी इन्होंने 1613 में खोली। लेकिन जो क्रम है उसकी पहले हम चर्चा करते हैं, फिर ट्विस्ट की भी चर्चा करेंगे। ट्विस्ट यही है कि ये व्यापारिक कोठी ये खोल नहीं पाए थे, तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में जाके अपनी 1611 में अपनी कोठी खोली, और ये जो 1608 में स्थापना की थी ये 1613 में जाके खोली। और फ्रेंच जो हैं वो 1668 में इन्होंने भी सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो हमने यह समझ लिया कि कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, भारत में आने का इनका क्या क्रम है, और व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने कब और कैसे बनाई। अंग्रेजों वाले में ट्विस्ट भी है, अभी हम लोग वीडियो में आगे अंग्रेजों की जब चर्चा करेंगे तो उस ट्विस्ट को भी समझ लेंगे। लेकिन अभी यह समझिए कि पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में बनाया, और डच ने 1613 में मसूलीपट्टनम में बनाया, और 1608 में अंग्रेज चाहते थे अपनी पहली कोठी सूरत में खोलना, लेकिन खोल नहीं पाए थे, यह भी चर्चा करेंगे हम लोग। और 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में खोली, ये चर्चा आज हमने कर ली है। उसके बाद से अब हम क्रम से समझते जाएंगे पुर्तगालियों के बारे में, डच के बारे में, अंग्रेज के बारे में और फ्रेंच के बारे में। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का नंबर आता है, हम उसे जानेंगे। आपको ये नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए हम लोग किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये समझ गए कि यूरोपीय कंपनियां कैसे आईं, भारत में आने का उनका क्या क्रम रहा, और व्यापारिक कोठियां उन्होंने कैसे बनाई।
अब हम लोग सबसे पहले पुर्तगालियों पे नज़र करते हैं, क्योंकि पुर्तगाली जो थे सबसे पहले उन्होंने रुख किया था भारत की तरफ। पुर्तगाली वास्को डी गामा ने 1498 में सबसे पहले कालीकट के रास्ते प्रवेश किया था। वास्को डी गामा ने कालीकट के रास्ते भारत में प्रवेश किया उसने, और प्रिंस हेनरी जो था पुर्तगाल का शासक, उसको द नेविगेटर कहते हैं क्योंकि समुद्री खोजों का श्रेय उसी को जाता है। उसने ही शुरुआत की, उसने ही ये तरीका बताया और वास्को डी गामा ने उसको फॉलो किया और 1498 में ये कालीकट के रास्ते भारत में पहुंच जाता है। इन्होंने पुर्तगालियों ने मूलतः मसालों को अपना व्यापार का जरिया बनाया, मसालों पे ज़्यादा फोकस किया और मसालों की ज़्यादा वृद्धि की। सबसे पहले इनका जो आता है वो अल्मीडी इनका पहला था। उसके बाद से अल्बुकर्क है, ये सब वायसराय हैं इनके। और फिर नीनो डी कुन्हा, मैं सबका नाम लिख दे रहा हूं, नीनो डी कुन्हा, ये 1505 से लेके 1509 तक रहता है। ये 1509 से लेके 1515 तक रहता है। अल्मीडी का जो मेन जो फोकस था वो था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से ये पूरे हिंद महासागर पे कब्जा करना चाहता था। मतलब ये चाहता था कि यूरोपीय पूरे हिंद महासागर पे ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कब्जा करते हुए चले जाएं। तो ये जो देन थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी जो दी वो अल्मीडी ने दी। कभी कभी आपसे पूछ लेता है ब्लू वाटर पॉलिसी, तो अल्मीडी वास्तव में पहला वायसराय था और पुर्तगालियों की तरफ से आया था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और ये बोला कि हिंद महासागर में यूरोपीय जो हैं उनका कब्जा हो, ऐसी इसकी मंशा थी। उसके बाद से अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क ने हिंदू और पुर्तगाली, मतलब पुर्तगालियों का हिंदू के साथ विवाह कराने पे इसने जोर दिया, विवाह नीति पे जोर दिया और इसने 3G टेक्नोलॉजी, मतलब 3G के आधार पे काम किया। ये वाली 3G नहीं, जो 3G थी उसमें गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, मतलब इसने 3G के अकॉर्डिंग काम किया और 3G उसने मेन मंशा बनाई। एक तो विवाह नीति को उसने बढ़ावा दिया, उसने पुर्तगालियों और हिंदुओं का विवाह कराना चाहा और गॉड, गोल्ड, ग्लोरी के अनुसार उसने काम किया। जो नीनो डी कुन्हा थे, नीनो डी कुन्हा ने इनको प्रेस का भी जनक बोलते हैं और साथ ही साथ इन्होंने अनानास, पपीता इत्यादि से परिचित कराया, क्योंकि ये पुर्तगालियों की ही देन है। अनानास और पपीता ये पुर्तगालियों की देन है। तो नीनो डी कुन्हा ने पपीता, अनानास, इन सबों से हमें परिचित कराया। तो ये पुर्तगालियों का थोड़ा सा हमने पढ़ा, जिसमें हमने अल्मीडी, अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, मेनली इन तीनों के बारे में पढ़ा। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडी ने चलाई, 3G पे काम किया अल्बुकर्क ने और हमें प्रेस की जानकारी दी और पपीता और अनानास से परिचित कराया नीनो डी कुन्हा ने। अब पुर्तगाली के बाद से नंबर आता है डच का। डच सबसे पहले जो मैंने बताया कि डच जब आए यूरोपीय कंपनियों के रूप में तो वो सबसे पहले इंडोनेशिया गए। डच जो थे वो सबसे पहले इंडोनेशिया गए। तो डच के बारे में ज़्यादा नहीं, बस हमें इतना जानना है कि ये इंडोनेशिया में सबसे पहले जाते हैं, इंडिया में ये बाद में आते हैं। और जब ये इंडिया में आते हैं तो पुर्तगालियों ने मसालों का सहारा लिया था व्यापार के लिए, लेकिन इन्होंने वस्त्रों को अपना मुख्य माध्यम बनाया व्यापार के लिए। तो जो डच थे उन्होंने वस्त्रों का सहारा लिया और इंडोनेशिया के बाद ये भारत में आते हैं और वस्त्रों का सहारा इन्होंने लिया।
अंग्रेजों से इनकी टक्कर भी हुई अच्छी खासी। बाद में हम देखेंगे कि अंग्रेजों से इनकी टक्कर हुई क्योंकि ये भी चाहते थे भारत में व्यापार करना और अंग्रेज भी चाहते थे, तो लेकिन अंग्रेज भारी पड़े। 1759 में वेदरा की लड़ाई में, वेदरा का जो युद्ध हुआ उसमें डचों की पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों का ये तय हो गया कि भारत में डच नहीं अब अंग्रेज रहेंगे। ये वेदरा के युद्ध से ये बात क्लियर हो गई। तो हमने थोड़ा बहुत डच के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की। तो आप कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सीख रहे होंगे, आपको जरूर ये अनुमान लगता होगा अब। और कहानी नुमा अंदाज में हम सीख रहे हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री आमतौर पर बोरिंग इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्ट हम फैक्ट वाइज पढ़ते चले जाते हैं और वो हमारे दिमाग से भूलता चला जाता है, लेकिन हम इसे इतने बेहतरीन तरीके से और कहानी नुमा अंदाज में समझेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि दुनिया भर में अथाह ज्ञान पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी सी मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत आता है मैं आपके समक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद सीखते हुए आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे तो कुछ नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत आता है वो सीख के आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप हमें सहयोग करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोगों ने डच को भी समझ लिया। अब इसके बाद से अंग्रेजों की बारी आ गई और अंग्रेजों ने ही सबको हराते हुए, जैसे हमने देखा ना अभी 1759 में वेदरा की लड़ाई में डचों को पराजित किया, इसी तरह से हम देखेंगे कि फ्रांसीसियों को भी अंग्रेजों ने पराजित किया और किस तरह से भारत में व्यापार को माध्यम बनाया और बाद में उन्होंने ब्रिटिश क्राउन में खुद को कन्वर्ट कर लिया और हमारे ऊपर 1947 तक राज किया। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अंग्रेज जब आए 1600 में तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, मतलब कि बहुत, क्योंकि उस समय मध्यकालीन समय था और इनको भेजा जाता है अकबर के दरबार में, क्योंकि अकबर इस समय यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं मध्यकालीन समय में, तो इनको अकबर के दरबार में भेजा जाता है। लेकिन अंग्रेज जो विलियम हॉकिंस था उसको भेजने का प्लान बनता है और जब वो यहाँ पहुँचता है तो 1608 ईस्वी में ये पहुँचता है। तो विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जाके पहुंचता है और जब ये पहुंचता है तब तक 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर शासन संभालता है। तो ये वास्तव में भेजा तो अकबर के दरबार में जाता है लेकिन पहुंचता किस में है, जहांगीर के दरबार में ये पहुंचते हैं। और 1608 में जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पे वो जो मैंने ट्विस्ट बताया कि यहाँ पे इन्होंने व्यापारिक कोठी की अनुमति मांगी थी। व्यापारिक कोठी की अनुमति शुरुआत में जहांगीर ने दे दी थी, लेकिन बाद में वो नाराज हो गए और उन्होंने वो अनुमोदन वापस ले लिया। तो 1608 में जो उन्होंने कोशिश की थी कि सूरत में हम खोलेंगे कंपनी, वो नहीं खोल पाए, इसलिए वो 1611 में अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोलते हैं और ये वाली कोठी वो जाके फाइनली 1613 में खोलते हैं, सूरत वाली कोठी। यानी सबसे पहले वो 1608 में खोलना चाहते हैं लेकिन अनुमोदन मिलने के बाद फिर कैंसिल हो जाता है, नहीं मिलता है। तो ये 1608 में सूरत में ना खोल पाने की वजह से 1611 में मसूलीपट्टनम में खोलते हैं और 1613 में ये जो नहीं खोल पाए थे वो वाली व्यापारिक कोठी ये 1613 में सूरत में खोलते हैं। 1632 में इन्हें सुनहरा फरमान जारी हो जाता है, क्योंकि बीच में एक बार औरंगजेब से इनकी लड़ाई भी होती है और लगभग इनका जाना तय हो जाता है, लेकिन कुछ जुर्माने के तहत इनको फिर भारत में रहने का मौका मिलता है। नहीं तो सोचिए अंग्रेज तभी चले गए होते क्योंकि औरंगजेब ने लगभग इनको परास्त कर दिया था एक टाइम पे, लेकिन उसके बाद से फिर ये टिक जाते हैं। 1632 में सुनहरा फरमान आता है। 1632 में सुनहरा फरमान आता है। सुनहरा फरमान क्या होता है? सुनहरा फरमान कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सुनहरा फरमान कब जारी हुआ, तो 1632 में। सुनहरे फरमान के तहत क्या होता है कि गोलकुंडा में पहली बार अंग्रेजों को ट्रेड फ्री
यानी मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है 1632 में गोलकुंडा में। और ये अंग्रेजों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ट्रेड फ्री होना, वहाँ पे मुक्त व्यापार करना अंग्रेजों के लिए पहली उपलब्धि थी। और सुनहरे फरमान के तहत ये क्या किया उन्होंने, गोलकुंडा में ट्रेड फ्री करने की अनुमति ले ली और धीरे धीरे ये अपना पांव अब यहीं से पसारना शुरू करेंगे। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिला। उसके बाद से 1661 में एक और इनके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, क्योंकि इनके जो चार्ल्स सेकंड थे, इनके राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह जो हो गया वो पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हो जाता है। और पुर्तगालों के अधीन बंबई था, तो इन्होंने बंबई को क्या किया, अंग्रेजों को दहेज में गिफ्ट कर दिया। इसका मतलब बंबई जो है वो अंग्रेजों को गिफ्ट में मिला, पुर्तगालियों द्वारा मिला, क्योंकि उनकी राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड के साथ हो गया था। तो अंग्रेजों को एक और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, बंबई भी अब इनके अंडर में आ चुका था। तो अंग्रेजों का हमने समझा सुनहरा फरमान, और किस प्रकार से 1661 में इनको बंबई भी मिल जाता है। उस समय का बंबई, आज की मुंबई, वो में भी मिल जाती है। उसके बाद से फ्रांसीसियों को भी इनके साथ फ्रांसीसियों ने भी कड़ी टक्कर दी, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की भी टक्कर हुई। वॉन्डी वॉश की लड़ाई जो कि 1760 में हुई थी, वहाँ पे ये पता चला फ्रांसीसियों की हार हुई, और ये क्लियर हो गया कि अब अंग्रेज ही यहाँ पे रहेंगे, अंग्रेज ही यहाँ व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। फ्रांसीसियों की भी छुट्टी हो गई। तो 1759 में डचों की छुट्टी कर दिया अंग्रेजों ने वेदरा की लड़ाई में, और 1760 में वॉन्डी वॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों की हार हुई, और इसके साथ भारत में फ्रांसीसियों के भी रहने के सपने टूट गए, और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भी छुट्टी कर दी। तो फ्रांसीसियों का भी हमने समझा कि 1760 में जो लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेज जो थे वो जीत जाते हैं, फ्रांसीसी जो हैं वो हार जाते हैं। वॉन्डी वॉश की लड़ाई में अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी जो हैं वो हार जाते हैं। फ्रांसीसी हार जाते हैं। काफ़ी समय तक इनकी लड़ाई चलती है, सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, लेकिन अंत में 1760 में फ्रांसीसी हार जाते हैं और इनका भारत में रहने की उम्मीद और आशाएं समाप्त हो जाती हैं और अंग्रेज़ों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके डचों को पीछे किया और फ्रांसीसियों को पीछे किया और खुद आगे आए, व्यापार किया, और व्यापार के बाद किस तरह से उन्होंने रिझाया ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ते रहेंगे। इतिहास की बहुत बारीकी से, बहुत महीनता के साथ चर्चा करेंगे। हमने आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो दिया, इंग्लिश से दिया, हिंदी से दिया, और आप जिस प्रकार से डिमांड करते जा रहे हैं, गांधी जी पे भी 2 अक्टूबर के दिन मैंने अपने थॉट रखे, आपको उसे भी जरूर सुनना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। आप इसको आगे बढ़ाइए, आप इसके सूत्रधार बनिए, आगे बढ़ाते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए। माता पिता साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए उनकी सेवा कीजिए, खूब ध्यान रखिए और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। हमें भी सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।